हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है? ईएलएसएस बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का या पीएफ अच्छा है? इन्वेस्टमेंट में ईएलएसएस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना टैक्स सेविंग अमाउंट रहता है, उसके बाद कितने में टैक्स लगता है, तो ये सब जानकारी हम बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है। ईएलएस म्यूचुअल फंड एक्चुअल में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स रहती हैं जिनका लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है। 3 साल से पहले आप उसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जो लास्ट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उससे 3 साल के बाद ही आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और ईएलएस म्यूचुअल फंड जैसा कि टैक्स सेविंग स्कीम है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नहीं, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही रहता है। मतलब आपको 3 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। 1 साल से बाद अगर कोई भी चीज़ मैच्योर्ड होती है या हमको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है तो उस पे जो गेन होता है हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज पर द गवर्नमेंट रूल टैक्स से अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है। उसके बाद आप पे 10% टैक्स लगेगा। यानी कि 1 लाख से ऊपर का अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो ईएलएसएस टैक्स सेविंग स्कीम में तो वो एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा। उस पर आपको 10% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये है कि ये टोटली टैक्स फ्री भी नहीं है। अब हम समझ लेते हैं पीपीएफ और ईएलएसएस में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो पीपीएफ में हमारा 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, वहीं ईएलएसएस में आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। पीपीएफ आपका सेफ़र ज़रूर है क्योंकि आपका गवर्नमेंट में सिक्योरिटी, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है उसके ऊपर। बट लेकिन ईएलएसएस मार्केट बेस्ड रहता है क्योंकि जैसा कि इसका नाम सजेस्ट है, इक्विटी लिंक्ड, यानी कि ये इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। तो उसी से लिंक है, जैसा शेयर मार्केट से लिंक है, तो जैसे ही अप डाउन उसमें रहेंगे तो इसमें रिटर्न्स भी रहेगा आपके हिसाब से। फिर आप उसकी बात करें तो इसमें पीपीएफ में लॉ लिक्विडिटी रहती है। बट लेकिन इसमें ईएलएसएस में हाई लिक्विडिटी है कि आप 3 साल के बाद कभी मार्केट में आंख बंद करके सुबह शाम को भी बेच सकते हो और आपका 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में। बट लेकिन पीएफ में ऐसा नहीं है। पीएफ में आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा मैच्योरिटी, उसके बाद कोई रीजन देना पड़ेगा, 15 साल से पहले करना है तो कुछ कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की, उसी के तहत आप पैसा निकाल सकते हो उसमें। उसके बाद इसमें रिक्स, अगर आप रिक्स देखोगे तो पीएफ में कम है, वही ईएलएसएस में ज़्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे आप रिटर्न की बात करते हो तो पीएफ में गवर्नमेंट की तरफ से केवल 7 से 8% रिटर्न रहता है। कभी गवर्नमेंट 8.5 भी कर देती है। बट लेकिन वहीं ईएलएसएस में रिटर्न का स्कोप अच्छा है। यहाँ आपको 3 साल में आज बहुत से फंडों में 30% तक भी रिटर्न देखने के लिए मिला है। 2 ईयर्स में 16% तक भी रिटर्न देखने के लिए है। मीन्स रिटर्न वाइज देखा जाएगा तो ईएलएसएस इज बेटर ऑप्शन। सेवर साइड अगर देखा जाए तो पीएफ इज बेटर ऑप्शन। अगर आप रिस्क लवर हो, मतलब रिस्क लेना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न भी आपको अच्छा चाहिए तो आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ खेलना चाहते हो तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। तो ईएलएसएस के लिए हम अब जान लेते हैं कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी करंट में हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईएलएसएस में। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको पहले भी, मेरी वीडियो में जो मैंने बनाई थी उसमें, कि आपको कौन कौन से ध्यान रखना चाहिए पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड है। तो पहली बात, आपको 3 साल का रिटर्न देखना चाहिए। उससे हमको एक पता चलता है कि 3 साल में किस म्यूचुअल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्लस आपको रेटिंग देखनी चाहिए। रेटिंग कम से कम 4 या 5 होनी चाहिए। उसके बाद आपको एएमयू देखना चाहिए, यानी फंड साइज कितना है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप मोर देन 1,000 से ऊपर का जो फंड साइज है उसमें इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। तो अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे, अगर देखोगे तो आपको कॉन्ट का है फर्म, इसका रेटिंग 5 है। एएमयू इसका फंड साइज भी अच्छा है, 3,000 करोड़ के समथिंग, 3,198 करोड़ के समथिंग है। रिटर्न भी आप इसका 3 साल का देखोगे तो 46% है। बट लेकिन आप आपका इसका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो -7% है। मीन समथिंग फिशी विद दिस म्यूचुअल फंड। अब देखते हैं भाई इतना ये डाउन क्यों जा रहा है, तो मैं टैक्स पे चलता हूँ क्वांट के पे। इसका एनएबी है, जो मैंने पहले बताया, नेट एसेट्स वैल्यू 248। अब इसका पोर्टफोलियो देखते हैं ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसके पोर्टफोलियो में जाऊँ तो इसका पोर्टफोलियो है, इसके पास 37 स्टॉक्स हैं।
जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है इक्विटी होल्डिंग, तो इसका 97 है। एफ एन ओ में 0% करता है। टोटल 97 ही है, इन्होंने सरप्लस में रखा हुआ है फंड कुछ। अदर्स में ये लोग 2.65 डाल रहे हैं। उसके बाद डेब्ट सिक्योरिटी में ये लोग हैं नहीं। लार्ज कैप की 57% कंपनियां हैं, मिड कैप की 10% है, स्मॉल कैप की 8% है, अदर है 2.95 सॉरी। अगर रिलायंस का देखें तो इनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है? रिलायंस की। एंड यू नो रिलायंस पिछले 1 साल से डाउन पे है, तो इसीलिए फंड डाउन है। उसके बाद आप एच डी एफ सी बैंक भी देख सकते हो, वो भी डाउन है। बट लेकिन आई टी सी अप है, तो इन लोगों ने आई टी सी में अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज की है। मतलब जैसे आई टी सी अभी टॉप पे आया है, तो इन लोगों ने उसमें बेचना स्टार्ट कर दिया है। एल एन टी की होल्डिंग्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, एल आई सी की है, अल्ट्राटेक की है, नेशनल कॉर्पोरेशन, एल टी आई मेंट्री। और तो ये है इस म्यूचुअल फंड का राज। तो आपको पता है रिलायंस डाउन है, इसलिए डाउन तो रहेगा ही। अभी हम दूसरा म्यूचुअल फंड देख लेते हैं फटाक से। तो नेक्स्ट आपका म्यूचुअल फंड है बंधन टैक्स एडवांटेज। बंधन टैक्स एडवांटेज देख लेते हैं। इसका फंड साइज देखोगे तो 4,000 करोड़ का है। अच्छा है, रेटिंग भी अच्छी है, इसके रिटर्न भी 3 साल में अच्छे हैं, और इसका 1 साल का भी रिटर्न पॉजिटिव ही है। तो बंधन का देख लेते हैं हम। बंधन का एन ए बी है 1117.4। और वहीं अगर इसका आप पोर्टफोलियो देखोगे तो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है आपका पैसा भाई? आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये इक्विटी में, 93% होल्डिंग है इसके पास। और उसके पास अदर्स में 6.5 का है। स्टॉक्स कौन कौन से हैं इसके पास? 52 स्टॉक्स हैं। लार्ज कैप 55% है, मिड कैप 10% है, स्मॉल कैप 20% है। वहीं इसका सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है? आईसीआईसी बैंक में इसका 8% का होल्डिंग है, इन्फोसिस में इसका 4% का होल्डिंग है, एचडीएफसी बैंक में भी, एक्सिस में भी। मतलब ये ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में है। पता है बैंकिंग सेक्टर लास्ट ईयर से मतलब ना माइनस में है ना प्लस में है, और ज़्यादा डाउन भी नहीं है वो। तो इसीलिए इसका रिटर्न भी 1 साल का आप देखोगे तो 102% है। और वहीं अगर लास्ट 3 ईयर का देखोगे तो अच्छा रिटर्न दिया है इसने, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बूम है, आईटी बूम है। रिलायंस का होल्डिंग इनके पास केवल 3% का है। बट अभी जैसा कि देखा कि अभी आईटी सेक्टर भी बूम है और आज के बैंकिंग सेक्टर भी बूम हुए हैं, तो उस हिसाब से इसका एनएबी कल चेंज होगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में हमारे पास है पराग फारिक का टैक्स सेविंग फंड्स। ये भी अच्छा फंड है। इसका भी एएमयू 1,300 करोड़ के समथिंग है। और इनका 3 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 33% दिया है, 2 साल का 18% दिया है, वहीं 1 साल का इन लोगों ने 8% रिटर्न दिया है। मीन्स गुड, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इनका क्या होल्डिंग्स है हम ये भी देख लेते हैं। इनका एन बहुत कम है, 21 का है, और आज का एन इनका पॉजिटिव ही है। मीन्स इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में मेरे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। यस, आप देखोगे तो एच का इनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 8% का है। एक्सिस बैंक इनके पास 6% है। आईसीआईसी इनके पास 6% है। बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इनके पास 5% है। टीसीएस का भी इनके पास है, पावर है, विप्रो है, सीएल है, आईटीसी है। वहीं हम नेक्स्ट इनका देखते हैं तो एक हमारे पास एच का भी है। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फंड देखिए, एम इसका बहुत अच्छा है, 9,814। गुड। एम इनका बहुत अच्छा है। 3 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो 29% है। गुड। 2 ईयर का भी इनका 19% है, 1 ईयर का इनका 8% है। मतलब ये भी अच्छा फंड है। तो ये लोग भी अच्छा टाइम टू टाइम स्कीम चेंज कर रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो इन लोगों ने कहाँ पैसा लगाया हुआ है। इन लोगों ने 35 स्टॉक्स लिए हुए हैं ओनली। लार्ज कैप के इनके सबसे ज़्यादा हैं, 69% है। मिड कैप इनके पास 7% है, स्मॉल कैप इनके पास 4% है। तो ये लोग भी देखिए, आई सी आई सी, एच डी एफ सी, स्टेट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, सेम कंपनियां हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बस डॉक्टर रेड्डी का एक अलग है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका तो सेम कंपनियां ही हैं इनकी भी। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है हमारे पास, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया का। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका भी रिटर्न आप देखिए, 3 साल का 29 है, वहीं 2 साल का 15% है, और 1 साल का 3% है। वहीं आप इसका साइज़ भी देखोगे फंड का, तो फंड का साइज़ भी 4,000 करोड़ के समथिंग है। वहीं आप एक ये भी देख सकते हो, एस का, एस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका फंड का साइज़ आपका 12,000 करोड़ का है।
वहीं 28% लोगों ने रिटर्न दिया है, 16% लोगों ने 2 साल में दिया है, 1 साल में इन्होंने 7% दिया है। मीन्स ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसका पोर्टफोलियो हम देख लेते हैं। एन इसका 253 का है। वहीं इसका अगर पोर्टफोलियो देखूँ तो इन लोगों ने 62 स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, जिसमें से 90% इक्विटी होल्डिंग्स है एंड 9.61% अदर होल्डिंग्स हैं। और वहीं इनका 59% लार्ज कैप में है। तो लार्ज कैप में है आपके आईसीआईसी है, एल&टी है, कमिंस है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, महिंद्रा है, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस। मीन्स आईटी और इन उसका बैंकिंग का मिक्स है। वहीं आप अदर्स में देख सकते हो, अदर्स में लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो अदर्स में उन्होंने किया है टिप्स एंड नॉन रिसीवेबल्स में किया है 10% -1%। तो ये रहे हमारे कुछ 5 म्यूचुअल फंड जिनमें आप एलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो एलएसएस के रिगार्डिंग, या किसी भी टैक्स सेविंग की या अदर रिलेटेड। तो ये हमारा एलएसएस का था। हम नेक्स्ट टाइम में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में कैपिटल मार्केट है क्या, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और आईपीओ एक्चुअल में होते क्या हैं, आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।